तो दोस्तों, जहाँ तक हमने पढ़ा था उसके आगे आज हम पढ़ेंगे। बस पहले का मैं थोड़ा आपको रिकॉल करा देता हूँ। सबसे पहला जो पॉइंट था ज्योग्राफी का, उसमें ये था कि भारतीय सभ्यता व संस्कृति का विकास सिंधु घाटी सभ्यता से माना जाता है, और यह अपने विशाल साम्राज्य, व्यापार, सांस्कृतिक विकास और आर्थिक सफलताओं के लिए ये माना जाता है। और दूसरी बात यह है कि यदि आप लोग इसका पीडीएफ चाहते हैं, नोट्स चाहते हैं, तो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर दिया है, वहाँ जाइए। इंस्टाग्राम का भी लिंक मैंने दे दिया है कमेंट बॉक्स में, सॉरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ जाकर आप मुझे फॉलो कीजिएगा। उसके बाद दूसरा टॉपिक ये था कि भारत का नाम जो भारतवर्ष है, आर्यावर्त है, कैसे पड़ा था। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि आर्यावर्त भारत का नाम इसलिए पड़ा था क्योंकि उत्तर भारत में बसने वाले आर्यों के नाम पर आर्यावर्त पड़ा था। और शक्तिशाली एक कबीला था, उस कबीला का जो शक्तिशाली राजा था उनका नाम भरत था, तो भारत से भारतवर्ष पड़ा था। उसके बाद मैंने आपको ये बताया था कि ईरानियों ने हिंदू नदी कहा था सिंधु नदी को, तो इससे हिंदुस्तान पड़ा था नाम। और यूनानियों ने इंडस नदी कहा था सिंधु नदी को, तो इससे इंडिया नाम पड़ा था। तो चार नाम के बाद आया था आर्यावर्त, भारतवर्ष, हिंदुस्तान और इंडिया। ये चारों पॉइंट आपको याद रखना है। मैंने अवस्थिति एवं विस्तार के बारे में बताया था। मैंने क्वेश्चन पूछा था कि अवस्थिति और स्थिति में क्या अंतर है। अवस्थिति एक्चुअली लोकेशन होता है कि आपकी अवस्थिति क्या है, ये एक्चुअली आपको देशांतर और अक्षांश को दर्शाता है। और दूसरी बात ये थी कि स्थिति क्या होती है, तो कोई सिचुएशन होता है, कोई उसे हम स्थिति कहते हैं। स्थिति सापेक्ष माना जाता है, जैसे कि किसी चीज़ का आप स्थिति बताते हैं तो उसके सापेक्ष करके, जैसे कि गंगा नदी पटना के किनारे है, यह गंगा नदी पटना के किनारे है, तो ये पटना की स्थिति है। लेकिन पटना की अवस्थिति आपको मालूम करना है तो लगभग आपको इसका कितने डिग्री अक्षांश और कितने डिग्री देशांतर पर है, ये चीज़ आपको बताना पड़ेगा। तो ये बातें क्लियर थी। उसके बाद एक मैप आया था, तो मैप में मैंने आपको बताया था कि उत्तर से दक्षिण की ओर भारत की लंबाई वो है 3214 किलोमीटर, जो कि काफ़ी लंबा है। वही पूर्व से पश्चिम की ओर जो भारत की लंबाई है वो है 2933 किलोमीटर। तो ये थोड़ा छोटा एरिया है ऊपर और नीचे के मुकाबले में। उसके बाद यहाँ पर 7 पड़ोसी देश हैं। 7 पड़ोसी देश में आपको ये ध्यान रखना है कि सबसे ज़्यादा जो सीमा है वो किस देश के साथ लगता है। तो भारत पाकिस्तान का जो सीमा है वो लगभग टच करता है 3233 किलोमीटर। उसके बाद देखिए भारत चीन का जो सीमा है वो है 3488 किलोमीटर। उसके बाद भारत नेपाल का सीमा है लगभग 1751 किलोमीटर टच करता है। भारत भूटान का सीमा है वो 699 किलोमीटर टच करता है। भारत बांग्लादेश का सीमा 4000 किलोमीटर 4100 लगभग समझिए 4096 है। उसके बाद म्यांमार का जो सीमा भारत से टच करता है वो है 1643 किलोमीटर, ये सीमा टच करता है। और अफगानिस्तान से सबसे कम करता है 106 किलोमीटर ही भारत का सीमा अफगानिस्तान से टच करता है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि उत्तर से दक्षिण की लंबाई भारत की जो है वो है 3214 किलोमीटर। तो ऊपर का सबसे कोई पॉइंट होगा ना, वहाँ से हम कहेंगे कि हम यहाँ से मापेंगे। तो सबसे जो उत्तर वाला पॉइंट है उसे हम कहते हैं इंदिरा कॉल, जो कि लद्दाख में है। सबसे उत्तर वाला बिंदु वही है। इसके एग्जाम में आपको डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि भारत का सबसे उत्तरतम बिंदु कौन सा है। 4 ऑप्शन देगा तो उसमें आपको याद रखना है कि इंदिरा कॉल है। उसके बाद देखिए यहाँ पे थोड़ा आपको दिक्कत हो सकता है, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या है। तो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु केप केमोरिन है, जो कि ये स्थल का है। स्थल मतलब जहाँ पे भूमि है उसका है। लेकिन यदि आप अंडमान निकोबार द्वीप समूह में चले जाइएगा, जो कि भारत के बंगाल की खाड़ी में स्थित है, तो ये केप कोमोरिन से भी नीचे है। तो केप कोमोरिन से जो नीचे है, मैं आपको यहाँ पे टैग कर देता हूँ, आपको दिखेगा ये इंदिरा पॉइंट है। और भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इसे माना गया है, लेकिन ये जल स्थल के लिए नहीं माना गया है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। इस मैप में 2 चीज़ें दी गई है। एक है अरब सागर, अरब सागर में हमारा लक्षद्वीप है, और बंगाल की खाड़ी में हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो 2 द्वीप समूह है, उसको आपको याद रखना है। एक है बंगाल की खाड़ी में और दूसरा है अरब सागर में। बंगाल की खाड़ी वाला अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, और वही अरब सागर में है वो है लक्षद्वीप। उसके बाद पूरब का जो सबसे पूर्वोत्तर बिंदु है वो है किबिथु। ये आपको ध्यान रखना है। ये भारत का एक तरह से आप समझ सकते हैं कि भारत इसी के अंदर है। जैसे कि हम पढ़ते थे ना कि आलमगीरपुर, मांडा, ये सब क्या था, सिंधु सभ्यता का वो था, बाउंड्री था। तो इसी तरह भारत का बाउंड्री है ये। और सबसे पश्चिम का जो पश्चिमोत्तर बिंदु है वो है गुजरात में गौड़। तो चलिए अब हम कुछ और देखते हैं। उसके बाद इसमें जो दूसरा पॉइंट है, यदि इसमें लिखा हुआ है कि यदि हम भारत के द्वीप समूहों को सम्मिलित करते हैं तब दक्षिण में विस्तार 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से शुरू होता है और बंगाल की खाड़ी में अवस्थित है, और 37.6 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे एक्चुअली बता ये रहा है कि जो इंदिरा कॉल है,
अब ये सब समझ चुका है कि भारत का सबसे उत्तरोत्तम बिंदु कौन है, दक्षिणतम बिंदु कौन है, पूर्वोत्तर बिंदु कौन है, पश्चिमतम बिंदु कौन है। तो ये चीज अब एग्जाम में नहीं पूछता है। अब एग्जाम में ये चीज पूछेगा आपको कि इंदिरा कौल आपको दे ही देगा। इंदिरा कौल जो कि भारत का सबसे उत्तरतम बिंदु है, वो कितने डिग्री अक्षांश पे अवस्थित है। तो इस पॉइंट को आपको याद रखना है। इस पॉइंट का जो आंसर है वो है 37 डिग्री 6 मिनट। ये है भारत का सबसे उत्तरी अक्षांश। उसके बाद वही नीचे है 8 डिग्री 4 मिनट। वही पूरब में है 97 डिग्री 25 मिनट और पश्चिम में है 68 डिग्री 7 मिनट। तो ये चीज़ एक्चुअली यहाँ पे दिया हुआ है और एक्स्ट्रा कुछ है नहीं। उसके बाद एक अगला पॉइंट है कि मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह बंगाल को, वही मैंने अभी बताया कि लक्षद्वीप जो है वो कहाँ स्थित है और अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है। उसके बाद वहीं पे ये सब चीज़ बताया गया है। अब देखिए एक पॉइंट आपको याद रखना है, इसमें एक पॉइंट ऐड किया हुआ है, वो है कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। अब इंदिरा पॉइंट जैसे कि आप मैप में देखिएगा तो इंदिरा पॉइंट जो है वो है कहाँ पे, अंडमान निकोबार द्वीप समूह यानी कि अरब सागर में। तो इसमें बता रहा है कि यह वर्ष 2004 में सुनामी और लहरों के कारण समुद्र में ये चला गया। तो सबसे दक्षिणतम बिंदु जो था वो भी हमारा कहाँ चला गया है, अभी जल में चला गया, क्योंकि द्वीप समूह में कहीं कहीं पे चारों तरफ से जल होता है और बीच में जगह होता है, तो उसे हम द्वीप समूह कहते हैं। तो इस बिंदु का पहले पिग्मेलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता था। भूमध्य रेखा से इसकी दूरी 876 किलोमीटर है। उसके बाद देखिए देश के चतुर्वेदिक अंतिम सीमा बिंदु वही है कि चारों पॉइंट को यहाँ पे दिखा दिया है और उसके बाद उसका नाम दे दिया गया है। अब देखिए अगला पॉइंट है वो है अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार का प्रभाव। भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार लगभग समान है, 30 डिग्री है, परंतु भूमि दोनों की जो वास्तविक दूरी नहीं है, क्योंकि देशांतरों के बीच की दूरी और ध्रुवों में कम हो जाती है, जबकि दो अक्षांशों के बीच की दूरी लगभग स्वतंत्र समान रहती है। इसलिए भारत का पूर्व पश्चिम का विस्तार उत्तर दक्षिण के अपेक्षा कम प्रतीत होता है। एक्चुअली यहाँ पे किया क्या है इस पॉइंट में, जैसे कि 37 डिग्री 6 मिनट से 8 डिग्री 4 मिनट के बीच के जो अक्षांशीय जो मान है उसको माइनस कर दिया है, और वही पूरब में जो 97 डिग्री 25 मिनट है उसको 68 डिग्री 7 मिनट से घटा दिया है। तो वही बताया है कि दोनों का जो लगभग जो वैल्यू आता है वो दोनों समान है, लेकिन थोड़ा का अंतर है वो देशांतरीय और अक्षांशीय विस्तार के कारण है। उसके बाद इसमें अगला पॉइंट है भारत की जो मुख्य भूमिका उत्तर से दक्षिण की ओर तथा पूर्व से पश्चिम की ओर जो विस्तार है वह जो है उत्तर से दक्षिण जो है वह पूर्व से पश्चिम से 281 किलोमीटर ज़्यादा है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि भारत की मुख्य भूमि आकृति चतुष्कोणीय है। कई बार एग्जाम में यदि आपसे पूछेगा कि भारत की जो मुख्य भूमि है वो चतुष्कोणीय क्यों है, तो उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है वो पूरब के पश्चिम से मुकाबले में 281 किलोमीटर ज़्यादा है, इसलिए चौतरफा जो हमारा ये एंगल और ये बन रहा है, इसलिए चतुष्कोणीय आकृति दिया गया है। अब देखिए अक्षांशीय विस्तार का प्रभाव इसमें बताया गया है, जिसमें आपको दिया गया है कर्क रेखा के बारे में बताया गया है। तो आपको अक्षांश एवं देशांतर पहले पूरा क्लियर होना चाहिए। जितने भी लाइन हैं कर्क रेखा, मकर रेखा और इक्वेटर पर जितने भी लाइन हैं वो सारे लाइन की आपको समझ होनी चाहिए, तभी आपको नेक्स्ट पॉइंट आगे की समझ में आएगी। फिलहाल हम यहाँ पे ब्रेक लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये बताऊँगा। अब क्लियर है, हम 1 से 1.5 महीना रीडिंग दें तो ये हमारा सारा बुक काफ़ी बढ़िया ढंग से क्लियर हो जाएगा, सारे पॉइंट्स भी क्लियर हो जाएंगे। और आप लोग यदि इसका नोट्स बनाना चाहते हो तो मैंने पहले ही बता दिया है। और आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं कि आप लोग को ये सेशन कैसा लगता है, ये सेल्फ स्टडी वाला, और कितना कुछ आप सीखते हैं। एक बार ये मुझे ज़रूर कमेंट करें।